तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट टेक्सलाइंस। अपन बात कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी। अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, केसीएल पढ़ा था और नोडल एनालिसिस कंप्लीट किया था। आज अपन बात करने वाले हैं केवीएल की। केवीएल भी केसीएल की तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अपन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि केवीएल बेस पे अपन पढ़ेंगे मेश एनालिसिस, और मेश एनालिसिस थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, जबकि नोडल एनालिसिस सबसे इजी प्रोसेस है। वो अपन ने सीखा, 2 अच्छे क्वेश्चन किए थे, बेस्ट क्वेश्चन किए थे। और आज अपन बात करने वाले हैं केवीएल की। तो हेडिंग डालो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आज अपन बात करने वाले हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सबसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आता है, अपन ने बात की थी केसीएल। केसीएल किस पे बेस्ड था? केसीएल था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। ये है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। आपको पूछिए केवीएल किस पे बेस्ड है, तो आप बताओगे इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। किस पे है? आपको पूछिए केवीएल किस पे बेस्ड है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। जबकि केसीएल किस पे बेस्ड था? केसीएल था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। वो अपन ने कल बात की थी। इसका स्टेटमेंट क्या है? केवीएल का स्टेटमेंट है, सर्किट के अंदर अगर किसी भी लूप में आप अगर घूमते हो, क्या जिस लूप का मतलब जिस नोड से स्टार्ट हो रहे हो, सर्किट में घूम के वापस उसी नोड पे आके रुकना है। इस तरीके से रुकना है, कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर सर्किट में अगर आप किसी भी लूप में घूमते हो, लूप किसे कहते हैं? एक ऐसा क्लोज पाथ जो स्टार्ट और एंड एक ही नोड पे होता है, और इस तरीके से होता है कि कोई भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। एक नोड का एक ही बार इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए, उससे बोला जाता है लूप। ये बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। ये क्या बोलता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज कितना होता है? जीरो होता है। कैसे होता है उसकी बात अपन मैं करता हूं। मान लो एक कोई एक सर्किट ऐसे कनेक्टेड है, ये कोई एक सर्किट एलिमेंट S1 कनेक्ट है, ये कोई सर्किट एलिमेंट S2 कनेक्ट है, ये कोई सर्किट एलिमेंट S3 कनेक्टेड है, ये कोई सर्किट एलिमेंट S4 कनेक्टेड है, ये कोई सर्किट एलिमेंट S5 कनेक्टेड है। तो पहले तो बताओ इस सर्किट में टोटल कितने लूप पॉसिबल हैं? तो आपको इस सर्किट में एक लूप तो ये वाला पॉसिबल है, सेकंड लूप ये वाला, और थर्ड ये आउटर वाला लूप पॉसिबल है। इस सर्किट में टोटल कितने लूप पॉसिबल है? 3 लूप पॉसिबल हैं। तो इस सर्किट में अपन 3 है ना केवीएल इक्वेशन बना सकते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ ऐसे हैं V1। मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ ऐसे हैं V3। इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ऐसे हैं V4। इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल ड्रॉप कुछ ऐसे हो जाएगा V5, और इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल ड्रॉप कुछ ऐसे हैं V2। अब देखो, आपको मान लो पहले तो सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है, विथ पोलैरिटी लिखना है। चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो। रजिस्टर होगा ना, अब मैं इसको हटा सकता हूँ, केवीएल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपको मैंने ओम्स लॉ के हिसाब से बताया कि कोई भी रजिस्टर होगा ना, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखना है? V लिखना है, और जहां से करंट एंटर हो रही है उसको पॉजिटिव लिखना है। चाहे इंडक्टर होगा ना, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V ही लिखना है। मान लो V, और जहां से करंट एंटर होगी वो हमेशा पॉजिटिव लिखा जाएगा। और चाहे कैपेसिटर होगा ना, उसका भी पोटेंशियल ड्रॉप जहां से करंट एंटर होगी वो पॉजिटिव होगा, और जहां से एग्जिस्ट होगी वो नेगेटिव होगा। ये तीनों मतलब पैसिव एलिमेंट का तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप लिखना आना ही चाहिए। और अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स की तो पोलैरिटी इक्वेशन में आपको गिवन रहेगी। लेकिन अपन गलती क्या करते हैं, अपन करंट सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लेना अगर अपन भूल जाते हैं, क्या करते हैं, करंट सोर्स अपन सोचते हैं करंट सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है। क्या किसी वोल्टेज सोर्स से करंट की वैल्यू जीरो होती है? नहीं होती है। जिस तरीके से वोल्टेज सोर्स से करंट कुछ ना कुछ निकलती है, वोल्टेज सोर्स की करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है, उसी तरीके से करंट सोर्स के भी अक्रॉस पोटेंशियल जीरो नहीं होता है।
इसके अक्रॉस भी अपन आपको है ना जैसी पोलरिटी अच्छी लगे उस पोलरिटी में आप एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में यह है कौन सा सोर्स है, सोर्स को तो एक एक्टिव सोर्स की तरह आप अगर ट्रीट करोगे तो वो अच्छा रहेगा। जहां से निकल रही है करंट उसको पॉजिटिव और जहां से करंट एंटर होगी उसको नेगेटिव, क्योंकि ये सोर्स है। आप कुछ भी कर सकते हो, आपका अगर एजम्पशन गलत होगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, वो फर्क होगा, लेकिन आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कहूंगा आप इसे एक्टिव सोर्स की तरह ही एज्यूम करो, इसकी पोलरिटी एक्टिव सोर्स की तरह ही एज्यूम करनी चाहिए। मतलब जहां से करंट निकलेगी ना, करंट सोर्स से जहां से करंट एग्जिस्ट होगी उसकी पोलरिटी पॉजिटिव ले लो, और जहां से करंट एंटर होगी उसकी पोलरिटी नेगेटिव ले लो। तो इसके अक्रॉस पोलरिटी वोल्टेज ड्रॉप लेना मत भूलना। ये अपन सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपन करंट सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को अपन केवीएल लगाते टाइम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तब अपना आंसर क्या आता है, गलत आता है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैं इस लूप में, ये लूप है S1 S3 और S2 वाला, S1 से S3, S3 से S2 और S3 से S1, ये मैं इस लूप में यानी S1 टू S3, S3 टू वापस क्या हो जाएगा S2 और S2 से S1, इस लूप के अंदर मैं लगा रहा हूं। सबसे पहले इस लूप S1 टू S3, S3 टू S2 और S2 से S1। ये देखो S1 से स्टार्ट हुआ था वापस S1 तक आ गया, और बीच वाला कोई रिपीट नहीं करना चाहिए, बीच वाला एक ही बार इस्तेमाल होना चाहिए और क्लोज पाथ में हो गया अपना। बिल्कुल सबसे पहले मान लो मैं इधर से स्टार्ट हो गया, मान लो मैं, आप है ना इस लूप में कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हो, इधर से स्टार्ट हो सकते हो, इधर से हो सकते हो, इधर से हो सकते हो, इधर से। मान लो मैं इधर से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मैंने S1 को क्रॉस करूंगा, किसको क्रॉस करूंगा, S1 को क्रॉस करूंगा। तो आप है ना यहाँ पर कोई कोई तो जो इसको पहले मिलता है उसको पॉजिटिव लेता है। सबसे पहले अगर इसको पॉजिटिव मिला तो ले लिया पॉजिटिव का V1, फिर उसको नेगेटिव मिला तो नेगेटिव का क्या ले लिया V3, फिर उसको नेगेटिव मिला तो नेगेटिव का -V2 ले लिया। वो एजम्पशन सही है, लेकिन वो मत लो, आपकी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होंगे उसमें, क्योंकि आपको पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन का आइडिया नहीं होगा। कब मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल गेन होगा, किस डायरेक्शन में जाऊं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो चीज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट हो जाऊंगा, मान लो सबसे पहले S1 को क्रॉस करूंगा ना, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा। जब आपके मान लो कभी पहले पॉजिटिव मार्क्स आ रहे थे फिर नेगेटिव मार्क्स आने शुरू हो गए, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, कुछ ना कुछ डिक्रीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिक्रीज। कितना पोटेंशियल डिक्रीज करोगे आप, इधर से इधर आओगे तो V1 पोटेंशियल डिक्रीज होगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप को अपन किससे लिखते हैं, नेगेटिव से, तो नेगेटिव V1 आएगा। सेकेंड चीज, अब इसके बाद S3, S1 के बाद S3, S3 को मैं क्रॉस करूंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव। जब कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव, मान लो पहले आपके नेगेटिव में मार्क्स आ रहे थे, अब पॉजिटिव में आने शुरू हो गए, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गेन किया है, यानी इंक्रीज होगा। आपका पोटेंशियल पहले कुछ था, अब इंक्रीज होगा। जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होगा, V3 इंक्रीज होगा, तो यहाँ प्लस आएगा। थर्ड अपना एलिमेंट बचा S2। अब मेरे को यहां से स्टार्ट हुआ तो वापस इधर ही आना है, इधर से इधर आ गया, फिर यहाँ आ गया, इधर आ गया। अब मेरे को S2 को क्रॉस करके वापस इसी पे रुकना है। तो देखो S2 को क्रॉस करूंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो गेन होगा। कितने का गेन होगा, V2 का होगा गेन, तो प्लस। ये मेरी होगी केवीएल इक्वेशन इस लूप के अंदर। अब मैं अगर इस लूप के अंदर केवीएल इक्वेशन लगाना चाहूं तो मेरे को आप लगा के बताओ। S4, S5, S3 और S4 तक वापस आ जाना है। S5, S3 टू S4, मतलब इधर से स्टार्ट होना है, S4 क्रॉस करना है, S5 क्रॉस करना है, फिर S3 और वापस इस पॉइंट पे आके आपको रुक जाना है। जिस नोड से स्टार्ट हो रही है उसी नोड पर वापस आके रुकना है। एक क्लोज पाथ में घूमना है, उस नोड पे आके रुकना है। सबसे पहले मैं S4 को क्रॉस करूंगा, इधर से स्टार्ट होगा, जैसे ही जाऊंगा पहले मेरे को एलिमेंट मिलेगा S4। S4 में पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो ड्रॉप होता है। कितने का ड्रॉप होगा, V4 का होगा। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, नेगेटिव का V4। अब मेरे को बताओ S5 को क्रॉस करूंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो गेन होता है, वोल्टेज इंक्रीज होते हैं। कितना इंक्रीज हो जाएगा, V5।
फिर देखो मैं S3 को क्रॉस करूंगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप होता है। कितने का ड्रॉप होगा, V3 का ड्रॉप हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -V3 इक्वल टू 0। इन इक्वेशन को बोला जाता है केवीएल इक्वेशन। अगर इधर से स्टार्ट हो चुके, इस आउटर लूप के अंदर मैं अगर केवीएल लगाने की कोशिश करूंगा, इस आउटर लूप में, क्या बड़े वाले लूप में, किसमें, इस लूप में अगर केवीएल लगाता हूं तो यहां से स्टार्ट होऊंगा, घूमता घूमता इधर आऊंगा, फिर घूमू वापिस आके इधर आके रुकूंगा। तो अब इस लूप में आपको लगाना है, सबसे पहले देखो यहां से स्टार्ट होऊंगा, सबसे पहले मेरे को S1 एलिमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा। S1 को क्रॉस करूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो देखो अगर मैं इस आउटर लूप में लगा तो इस बड़े वाले लूप में अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो कैसे लगेगी, सबसे पहले मेरे को ड्रॉप होगा, कितने का ड्रॉप होगा, V1 का ड्रॉप होगा, तो नेगेटिव V1 आ गया। फिर मेरे को एलिमेंट मिलेगा S4, S4 में भी क्या होगा, ड्रॉप होगा, कितने का होगा, प्लस से नेगेटिव जाऊंगा तो V4 का ड्रॉप होगा, तो कितना होगा ड्रॉप, V4 का। फिर S5 को क्रॉस करूंगा तो मेरे को क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, कितने का गेन होगा, V5 का, तो यहाँ क्या होगा, प्लस का V5। फिर नीचे आ गया, फिर मेरे पास देखो नीचे आ गया, वापस इधर आते थे अब मैं क्या करूंगा, S2 को क्रॉस करूंगा, किसको क्रॉस करूंगा, S2 को करूंगा नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो मेरे को क्या होगा, गेन होगा, कितने का गेन होगा, V2 का गेन होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस V2 इक्वल टू 0। ये तीनों मैंने आपको तीनों की दोनों मतलब केवीएल इक्वेशन लगानी बता दी। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अपन केवीएल इक्वेशन कैसे लगाते हैं। केवीएल इक्वेशन लगाने के लिए वोल्टेज की पोलैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज रहना मत भूलना। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। तो मेरे को बताओ इस नेटवर्क में टोटल कितने लूप हो गए, 3 लूप हो गए, और इस नेटवर्क में टोटल है ना लूप कितने हो गए, आपको पूछा जाए तो लूप हो गए 3। मेश कितने होंगे, मेरे को बताओ इस नेटवर्क में टोटल मेश कितने होंगे, तो आप कहोगे मेश ओनली 2 ही होंगे, एक मेश ये, सेकंड मेश ये। मेश किस लूप को बोला जाता है, एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई लूप ना हो, उसको बोला जाता है मेश। इस आउटर लूप के अंदर कितने लूप आ रहे हैं, 1 और 2 लूप आ रहे हैं, ये भी लूप आ रहा है, ये भी लूप आ रहा है, यानी आउटर लूप के अंदर कितने लूप आ रहे हैं, 2 लूप आ रहे हैं, तो आउटर लूप मेश में काउंट नहीं होगा। इस लूप के अंदर कोई लूप नहीं आ रहा तो ये एक मेश हो गया, इस लूप के अंदर मतलब कोई लूप नहीं आ रहा तो ये भी एक मेश हो गया, तो इसमें 3 लूप हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे, मेश हो जाएंगे। आई होप आपको लूप और मेश का अच्छा आइडिया आ गया होगा। अपन ने ओम्स लॉ पूरा पढ़ लिया, ओम्स लॉ इंडक्टर के लिए पढ़ लिया, कैपेसिटर के मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूँ। इंडक्टर देखो जैसे मैंने बोला, रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ क्या था, एक रजिस्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से एंटर करवाते हैं, और V इक्वल टू I। सेकंड चीज अपने इंडक्टर के लिए भी पढ़ा था, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस की वैल्यू L है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है, और इसके अंदर करंट I है, पॉजिटिव से एंटर होगी, तो मैंने पढ़ाया था V इक्वल टू L DI अपॉन dt। और अपने कैपेसिटर के लिए ओम्स लॉ पढ़ा था, कैपेसिटर के लिए क्या पढ़ा, कैपेसिटर इसका पोटेंशियल ड्रॉप V है और इससे करंट I एंटर हो रही है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते थे I इक्वल टू C dV अपॉन dt। या अगर अब मेरे को वोल्टेज फाइंड आउट करना तो वोल्टेज सिंपली क्या हो जाता था, 1/C माइनस इन्फिनिटी टू T I dt। ये अपना ओम्स लॉ, इनको बोला जाता है ओम्स लॉ। जहां पोलैरिटी पॉजिटिव होगी वहां से करंट क्या होगी, एंटर होगी। अपने ओम्स लॉ पूरा पढ़ लिया, और अपने केवीएल भी पूरा पढ़ लिया। केवीएल भी मेरे हिसाब से अपने पढ़ लिया। केवीएल किसे कहते हैं कि किसी भी क्लोज लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कोई भी किसी भी नेटवर्क में किसी भी क्लोज पाथ किसे कहते हैं, क्लोज लूप किसे कहते हैं, एक लूप कहते हैं क्लोज पाथ को जो स्टार्ट एंड एंड होता है एक ही नोड पे, सच दैट नो नोड इज रिपीटेड, कोई नोड रिपीट नहीं करना चाहिए, और जिस नोड से स्टार्ट हो रहे हैं नेटवर्क में घूम के वापस उसी नोड पे आपको आना है, उससे बोला जाता है लूप। तो आई होप आपको केवीएल पता है। केवीएल क्या कहते हैं, किसी भी लूप में एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है, वो अपन ने पढ़ लिया था। और अपन को पता है केवीएल किस पे बेस्ड था, केवीएल बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे।
जबकि केसीएल किस पे बेस्ड था? केसीएल था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। ये दोनों अपन ने बहुत आराम से पढ़ लिए। जब आपने केवीएल पढ़ लिया, केवीएल की आपको समझ में आ गई, ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया, तो फिर कुछ है ही नहीं। अगर केवीएल और ओम्स लॉ को मैं अगर एक साथ मिला दूं, केवीएल और ओम्स लॉ को कंबाइंड कर दूं, तो आपकी एक टर्म बनती है, एक नेटवर्क को सोल्व करने का एक प्रोसेस बनता है जिसको बोला जाता है मेश एनालिसिस। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मेश एनालिसिस। क्या बोला जाता है? मेश एनालिसिस। आई होप आपको पता चल गया। मेश एनालिसिस, आपको कोई पूछे मेश एनालिसिस किसे कहते हैं, तो आप बोलना है कि आप केवीएल और ओम्स लॉ को कंबाइंड करते हैं, एक साथ किसी नेटवर्क को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको बोला जाता है मेश एनालिसिस। जबकि केसीएल एंड ओम्स लॉ को दोनों को कंबाइंड करके एक साथ किसी नेटवर्क को सोल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको बोला जाता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस किसको बोला जाता है? केसीएल प्लस ओम्स लॉ को। मेश एनालिसिस किसको बोला जाता है? केवीएल प्लस ओम्स लॉ को बोला जाता है मेश एनालिसिस, और उसको बोला जाता है, आपको पता है, उसको बोला जाता है नोडल एनालिसिस। अब अपन बात करते हैं मेश एनालिसिस की। क्या बोला जाता है? अब अपन बात करते हैं, हेडिंग डालो मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस एक कंसेप्ट है, सीखो और भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मेश एनालिसिस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ओनली आईईएस कन्वेंशनल पेपर के लिए ही यूज होता है। आपको नोडल एनालिसिस पे कमांड करनी है, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपको निकालना है तो आपको नोडल एनालिसिस पे ही कमांड करनी है। मेश एनालिसिस बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसको एक बार सीख लो, आराम से दिमाग में बिठा दो और फिर इसको भूल जाओ। जब आईएएस कन्वेंशनल देना हो तब एक बार वापस रिपीट कर देना, गेट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी अगर बात करता हूं, एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो एक कोई वोल्टेज सोर्स है, 2 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, यहां पर ऐसे कनेक्ट कर दिया, मान लो एक 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। टू ओम का रेजिस्टेंस कर दिया, ये मान लो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मान लो 1 वोल्ट है। मैं एक इजी सर्किट लेकर आपको समझा रहा हूँ। पहले अगर इजीली समझ में आ गया ना, इजी सर्किट पे एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कंसेप्ट पकड़ में आ गया ना, फिर तो चाहे कितना भी बड़ा नेटवर्क देगा अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। पहले मैं पूछूंगा इस नेटवर्क के अंदर कितने लूप कितने हैं, तो आप बताओगे एक लूप ये वाला, दूसरा लूप ये वाला और तीसरा लूप ये वाला बड़े वाला। टोटल कितने लूप हो गए? 3 लूप हो गए। लूप से अपन को कुछ भी मतलब नहीं है, अपन को मतलब किससे है? मेश से मतलब है। मेश किससे बोला जाता है? ऐसा लूप जिसके अंदर कोई लूप ना हो। तो यहाँ पर टोटल कितने मेश है? 1 एंड 2, दो मेश है। जो आपको मेश दिख रहे हैं उसके अंदर आप एक करंट एज्यूम कर लो। इसके अंदर मैंने इस डायरेक्शन में करंट I1 एज्यूम कर ली, और आपकी जो मन करे उस डायरेक्शन में आप एज्यूम कर लो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी। मान लो आपको अच्छा लगे तो ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने करंट एज्यूम कर ली I2। मेश कितने हैं? 2 मेश है। तो अपन को कितने अननोन एज्यूम करने पड़ेंगे? 2 करंट अननोन एज्यूम करने पड़ेंगे, I1 और I2। तो इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए टोटल कितनी केवीएल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप होगे 2 केवीएल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अननोन कितने? 2 अननोन है, तो 2 केवीएल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने देखो, मेरे को बताओ इस ब्रांच में करंट कैसे फ्लो होगी? तो आप होगे इस ब्रांच में ऊपर की ओर I1 फ्लो होगी। बिल्कुल I1 कैसे फ्लो हो रही है? ऐसी तो हो रही है। तो इस ब्रांच में भी क्या फ्लो होगी? I1। इसमें भी क्या है? I1। इसमें क्या है? I2। सॉरी, I2 अपन ने एज्यूम कैसे किए? ऐसे एज्यूम किए। तो I2 कैसे फ्लो होगी? ऐसे। इसमें कैसे फ्लो होगी? I2 ऐसे। यहाँ कहूँगा तो ऐसे। तो मेरे को बताओ इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी? तो इसमें ये है कॉमन ब्रांच, इसमें I1 भी फ्लो होगी और I2 भी फ्लो होगी। तो इसमें आपको ऊपर से देखो, I1 भी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रही है, I2 भी ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रही है। तो इस ब्रांच में दोनों करंट का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, I1 प्लस I2। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 मेश बन रहे हैं तो 2 अननोन ले लिए,
और ये मैंने ये करंट को मतलब अपने हर एक ब्रांच में करंट को शो कर दिया। तो बताओ, मैंने कहा था रजिस्टर में जिस टर्मिनल से करंट एंटर करती है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जिससे निकलती है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। इस पोटेंशियल को मैंने एज्यूम कर लिया V1 एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया, V1 एज्यूम कर लिया इस 1 ओम के एक्रॉस। यहाँ पर भी जहां से पॉजिटिव से एंटर करेगी वो पॉजिटिव, जहां से निकलेगी वो नेगेटिव, तो इसके एक्रॉस मैंने पोटेंशियल एज्यूम कर लिया V2। यहाँ से जहां से करंट एंटर होगी वो पॉजिटिव, जहां से करंट एग्जिस्ट होगी वो नेगेटिव, तो इसके अक्रॉस मैंने एज्यूम कर लिया V3। और ये तो अपन को पोटेंशियल पता ही है विद पोलैरिटी दोनों वोल्टेज सोर्स का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं लगा रहा हूँ मेष 1 के अंदर लगा रहा हूँ केवीएल इक्वेशन। तो आप कहीं से भी स्टार्ट हो रहे, मान लो मैं इधर से स्टार्ट हो रहा हूँ और वापस घूम के इधर ही आऊंगा। जैसे मान लो मैंने ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है। तो देखो A B C से वापस A आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं इधर जा रहा हूँ A to B, B to C और C to वापस A जा रहा हूँ। इस मेष के अंदर लगा रहा हूँ केवीएल। A से B की ओर जाऊंगा तो 1 ओम के रेजिस्टेंस को क्रॉस करूंगा। जब 1 ओम के रेजिस्टेंस को करंट के डायरेक्शन में किसी भी पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है। और यहाँ कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, V1 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। ड्रॉप क्यों होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, माइनस का V1, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है। फिर मैं इसको क्रॉस करूंगा 2 ओम के रेजिस्टेंस को, ऊपर से नीचे ऐसे जा रहा हूं। कैसे, क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो ऊपर से नीचे जाऊंगा। करंट की डायरेक्शन में किसी भी पैसिव एलिमेंट को क्रॉस करता है तो हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। और पॉजिटिव से नेगेटिव में क्रॉस करूंगा तो क्या होगा, ड्रॉप ही होगा। देखो सबसे पहले A से B गया, अब B से C जा रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, ड्रॉप होगा। कितने का ड्रॉप होगा, V2 का ड्रॉप होगा। यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, C वापस आ गया। अब C से वापस A जा रहा हूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं। नेगेटिव से पॉजिटिव जाता तो क्या होता है, गेन होता है। कितने का गेन होगा, 2 वोल्ट का, इक्वल। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब मैं इस मेष के अंदर अप्लाई कर रहा हूं केवीएल। अब मान लो ये मेरा B हो गया, ये मेरा मान लो D हो गया। अब मान लो मैं ऐसे जा रहा हूं, B से D, D से C, C से वापस B। अब ऐसे लगा रहा हूं, B से D, D से C और C से B। इस मेष के अंदर मैं लगा रहा हूं केवीएल। सबसे पहले मान लो इधर से जाऊंगा, B से जाऊंगा D, तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में किसी भी पैसिव एलिमेंट को अपन क्रॉस करते हैं तो हमेशा गेन होता है। तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो क्या होगा, गेन होगा। गेन को हमेशा पॉजिटिव से लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का V3। अब मैं इसको क्रॉस करूंगा, फिर मैं आऊंगा D से क्या आऊंगा, C आऊंगा। तो D से C आऊंगा तो बीच में एक एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स का ड्रॉप एंड गेन आपको पता है, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। जबकि पैसिव एलिमेंट का गेन और ड्रॉप करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जबकि एक वोल्टेज सोर्स का ड्रॉप और गेन कभी भी करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर जाऊंगा नेगेटिव से पॉजिटिव, चाहे करंट अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वोल्टेज सोर्स के केस में। जबकि पैसिव एलिमेंट के केस में उसका फर्क पड़ेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो क्या होगा, गेन होगा। कितने का अपन को गेन होगा, 1 वोल्ट का। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1, ये पॉजिटिव का 1, ये भी पॉजिटिव का 1। अब मैं जाऊंगा C से B जाऊंगा, C से B भी इस एलिमेंट 2 ओम के रेजिस्टेंस को करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करूंगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा। यहां पर भी मेरे को क्या होगा, गेन होगा। कितने का गेन होगा, V2 का गेन होगा। तो प्लस V2 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को बताओ V1 की वैल्यू कितनी होगी, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू I इंटू R। तो कितनी हो जाएगी, I1 हो जाएगी। अब मेरे को बताओ V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओम्स लॉ के हिसाब से V3 इक्वल टू I2 इंटू 3 ओम। तो कितना हो जाएगा, 3I2। अब मेरे को बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू I इंटू R। तो I1 प्लस I2 इंटू 2। ये तीनों वैल्यू इन इक्वेशन में पुट कर दोगे, V1, V2 और V3 की जगह अगर ये पुटअप कर दोगे तो ये पूरी इक्वेशन I1 एंड I2 के टर्म में आ जाएगी। ये भी पूरी इक्वेशन I1 एंड I2 के टर्म में आ जाएगी। 2 इक्वेशन होगी, 2 अननोन होंगे, तो अपन I1 एंड I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे और फिर अपन कौन सा भी पोटेंशियल ड्रॉप पूछे, कुछ भी पूछे, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इस एनालिसिस को बोला जाता है मेश एनालिसिस। क्या बोला जाता है? मेश एनालिसिस। और मेश एनालिसिस पे 1-2 क्वेश्चन अपन करेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।